दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन समर्थ पर आशा करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे। दोस्तों आज मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसका नाम है वर्णमाला। वर्णमाला से अक्सर आपने देखा होगा कि क्वेश्चन बनते हैं और कोई भी एग्ज़ाम देते हैं इसमें हिंदी का पेपर होता है, तो ये उस पेपर का एक आधार है। यदि आप वर्णमाला को ठीक तरीके से समझ गए तो आप हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे, चाहे आप वीडियो का एग्जाम दे रहे हो, यूपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी लेखपाल का एग्जाम दे रहे हो, पैट का एग्जाम दे रहे हो। ये आपके लिए बहुत ही सेशन महत्वपूर्ण होने के लिए जा रहा है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और एक बेहतरीन तरीके से नोट्स बना लेते हैं तो मैं जानता हूं कि यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। लेकिन दोस्त एक बात और है, मैं आपसे एक बात जरूर कहूँगा कि आप मैं जो पढ़ाऊँ उसको लिखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, ताकि आपका एक बेहतरीन नोट्स तैयार हो सके। इसमें केवल केवल इस वीडियो में आपको मैं जो बताऊंगा वो स्वर के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो केवल स्वर स्वर का होने वाला है, वोवल का होने वाला है। और वोवल से कोई मतलब कोई भी आप एग्जाम दें तो इस सेशन से आपको निश्चित मिल जाएगा। अगर मेरा सेशन आपको अच्छा लगे तो मैं जानता हूं कि आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों का शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। तो देखिए वर्णमाला, वर्णमाला में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वर्ण किसे कहते हैं, क्या होता है वर्ण। सबसे पहले देखते हैं वर्ण। वर्ण क्या है, वर्ण किसे कहते हैं? तो देखिए वर्ण किसे कहते हैं। वर्णों का जो अगर इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो वर्णों का व्यवस्थित रूप, वर्णों का व्यवस्थित रूप, समझिएगा, रूप वर्णमाला है। क्या है? वर्णमाला है। जैसे आपने देखा, जैसे आपने इसमें देखा, जैसे क लिखा है, ख लिखा है, ग लिखा है, घ लिखा है। ये कैसा रूप है? व्यवस्थित रूप है। कैसा रूप है? व्यवस्थित रूप है। यदि इसको हम इस तरह लिखें क च न ट, ये व्यवस्थित रूप नहीं है तो वर्णमाला नहीं है। क्या नहीं है? वर्णमाला नहीं है। तो मतलब ये है मेरा, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित रूप होता है बच्चों। कैसे? वर्णों का जो व्यवस्थित रूप होता है, जैसे क ख ख ग ण च छ छ ज झ, मतलब वर्णों का जो व्यवस्थित रूप होता है उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इतना समझ में आ चुका होगा, आपने खूब समझ लिया कि क ख ग घ ये वर्णों का कैसा रूप है? व्यवस्थित रूप है। कैसा रूप है? व्यवस्थित रूप है। इसे ही वर्णमाला कहा जाता है। और अगर व्यवस्थित रूप नहीं है, और यदि व्यवस्थित रूप नहीं है, जैसे क च न ट, ये व्यवस्थित रूप नहीं है, तो ये क्या है? वर्णमाला नहीं है। इतना मैं जानता हूं दोस्त आपको समझ में आ चुका होगा। वर्ण का जो दूसरा नाम होता है, क्या दूसरा नाम होता है? दूसरा नाम आपने देखा होगा, जिसे अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर कहा जाता है, लेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्र? अक्षर कहा जाता है। समझिए, ध्यान दीजिए, वर्ण का जो दूसरा नाम है उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अक्षर और वर्ण बात एक ही है। क्या है? बात एक ही है। अक्षर लेटर, मतलब लेटर या वर्ण बात एक ही है। तो अगर पूछा जाए कि अक्षर किसे कहते हैं तो आप बता सकते हैं वर्णों के व्यवस्थित रूप को, वर्णों के व्यवस्थित रूप को अक्षर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्र? वर्णमाला कहा जाता है। और अक्षर किसे कहते हैं अगर पूछा जाए अक्षर क्या है, इसमें थोड़ा सा बस अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। अक्षर किसे कहते हैं तो अक्षर के बारे में बताते हैं आपको। अक्षर का मतलब ऐसा होता है जिसका क्षय न हो, जिसका क्षर, क्षर मतलब होता है जिसका जो नष्ट न हो, इसे कभी मिटाया ना जा सके, इसे कभी हटाया ना जा सके, इसे कभी नष्ट न किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। मतलब जिसे कभी तोड़ा ना जा सके, जिसे कभी तोड़ा ना जा सके। इतना क्लियर हुआ? मतलब यह है कि वर्ण और अक्षर एक ही बात है, लेकिन माइजर थोड़ा सा अंतर है कि अक्षर जिसका कभी विघटन नहीं होता। देखिए समझिए,
क्षर, क्षर मतलब होता है पतन या तोड़ना, मतलब जो जिस अक्षर को तोड़ा नहीं जा सके उसे क्या क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। क है, ख है, ग है, ड़ है, ये इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। तो क्या है ये? वर्ण या अक्षर है। क्या है मित्र? वर्ण है या अक्षर है। इसके बाद देखेंगे जो वर्ण होता है, क्या होता है? ये वर्ण होता है, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। आप पहले इसको नोट कर लें मित्र, इसको आप नोट कर लें। अब देखिए जो वर्ण है, वर्ण क्या है? यह भाषा की मेन बात यहीं से निकल के आती है, मुख्य बात है मित्र, वो यहीं से अब निकल के आएगी जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। जो वर्ण है, वर्ण होती है, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप बता सकते हैं वर्ण है। क्या है? वर्ण है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, टेट और सुपर जैसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आप बता सकते हैं वर्ण। क्या होती है? वर्ण होती है। इतना क्लियर हुआ? ये पूछा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए, अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन बना है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई, मित्र ध्यान दीजिए यहां पर ये क्वेश्चन आपको फंसा देगा। सार्थक इकाई, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी, सार्थक इकाई, तो वह शब्द होती है। क्या होती है? शब्द होती है। तो उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? शब्द कहते हैं। और शब्द का मतलब यह होता है कि वर्णों का ऐसा मेल जिसका एक सार्थक अर्थ निकलता हो, जिसका क्या हो? एक सार्थक अर्थ निकलता हो, उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। जैसे राम, पवन, रमन, कमल, मतलब ये क्या है? ये शब्द हैं। क्या है? शब्द है। इनका अपना एक सेंस निकल रहा है, एक मीन्स निकल रहा है, एक अर्थ निकल रहा है, इन्हें क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। लेकिन इसके विपरीत जैसे अगर आप कर दिया जाए नम, नरम, न रक, नचन, दम, ल, मतलब इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें हम शब्द नहीं कह सकते। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे दमल, नचन, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो इन्हें हम क्या नहीं कह सकते? शब्द नहीं कह सकते। शब्द उनको ही कह सकते हैं जिनका अपना अर्थ निकलता है। तो देखिए यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं, दोनों इंपोर्टेंट हैं, दोनों पूछे गए क्वेश्चन हैं। अगर पूछा जाता है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, आप शांत तरीके से सुनिए और नोट करते जाइए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। क्वेश्चन हजारों बार बना है, तो आप बता सकते हैं वर्ण है। क्या है? वर्ण है। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उसे कहते हैं जो जिनका वर्ण वर्णमाला का सबसे छोटा रूप होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। और अगर पूछा जाता है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, तो आप बता सकते हैं शब्द है। क्या है? शब्द है। अब मित्र यहां पर एक आपके दिमाग में यहां पर एक पॉइंट निकलना हो, वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? देखो इसके बारे में छोटा सा बताता हूं मैं कि प्राचीन काल से ही मनुष्य ने अपनी ध्वनि, मनुष्य क्या करता है? अपने अंदर से ध्वनि निकालता है। क्या निकालता है? ध्वनि निकालता है। और उन ध्वनि को वह अनेक सिंबल में बांट देता है। किस में बांट देता है? सिंबल। जैसे क, ये क्या है? ध्वनि तो है। ध्वनि किसको बांट दिया? क में बांट दिया, ख में बांट दिया, ग में बांट दिया,
तो ये क्या है? वर्ण है। क्या है? वर्ण है। जैसे मनुष्य अपने अंदर से ध्वनि निकाल रहा है, उस ध्वनि को वो जिस सिंबल में प्रतीत करता है उसे ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए, ये दोनों पॉइंट पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, आप इसे नोट कर लें। अब देखिए, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, आप चिंता न करें, उन सब तक लेके चलूंगा मैं। पहले यहां से क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताना जरूरी है कि अगर पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? ध्यान दीजिए, इकाई कौन सी है? तो इसका जो मित्र आंसर निकलेगा वो वर्ण निकलेगा। क्या निकलेगा? वर्ण निकलेगा। इनमें छोटे छोटे अंतर हैं और छोटे छोटे अंतर ही क्वेश्चन आप लोगों को जो नंबर मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। अगर पूछा जाता भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? इसमें क्या लिखा हुआ? लिखित इकाई। तो बता सकते हैं वर्ण है। लेकिन अभी यहां पर एक क्वेश्चन बनेगा कि भाषा की, ध्यान दीजिए, भाषा की सबसे सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? ये क्वेश्चन बना है मित्र। देखिए, यहां पर लिखित था और यहां पर क्या है? मौखिक। यहां पर क्या है? मौखिक। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? तो बता सकते हैं ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि। ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि होती है। आप ध्यान दीजिए, ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं हर एग्जाम में, जो आपने एग्जाम दिया हो। शायद जो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस की वैकेंसी थी उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? उसमें वर्ण भी था और ध्वनि थी। लोगों ने वर्ण कर दिया था जो गलत था, जबकि मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि है। क्या है? ध्वनि है। इनमें मित्र थोड़ा मेजर अंतर होता है इन दोनों में। इनमें डिफरेंस क्या है वो आपको बताता हूं कि वर्ण में और ध्वनि में क्या अंतर है। वर्ण में और ध्वनि में क्या अंतर है वो आपको बताऊंगा। आप इसे नोट कर लीजिए। अब मैं बताऊंगा वर्ण के भेद। क्या बताऊंगा? वर्ण के भेद। वर्ण के भेद। अब मैं आपको बताऊंगा वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के कितने भेद होते हैं आपको वो बताऊंगा। तो देखिए, अगर वर्ण के भेद पूछा जाता है तो अक्सर अधिकांश दो ही होते हैं, लेकिन एक और है। इस कारण इसको वर्ण के भेदों को तीन होते हैं। वर्ण के भेद कितने होते हैं? तीन होते हैं। ये भी पूछा गया है कि वर्ण के भेद कितने होते हैं, तो वर्ण के भेद तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है स्वर। क्या होता है? स्वर। दूसरा होता है व्यंजन और तीसरा होता है प्लुप्त। प्लुप्त। वर्ण के भेद कितने होते हैं? तीन होते हैं। स्वर, व्यंजन और प्लुप्त। तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। इसमें मैं आज आपको, मेरा टॉपिक है जिसे आप बताने जा रहा हूं वो है मोस्टली स्वर। मैं आपको स्वर के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में बताऊंगा? स्वर के बारे में बताऊंगा। देखिए, मैं आपसे फिर भी कहूंगा, जैसे ये तो इस बाद में सम्मिलित किया गया है, लेकिन वास्तविक तरीके से अगर स्वर के भेद पूछे जाए तो दो ही होते हैं। कितने होते हैं? दो ही होते हैं, स्वर और व्यंजन। ये तो बाद में जोड़ा गया है। तो मेरा जो टॉपिक है वो आपको स्वर बताऊंगा। जो मेरा आज का टॉपिक है स्वर, उसके बारे में बताऊंगा कि स्वर क्या होते हैं। देखिए, वर्ण के भेदों में मेरा पहला जो भेद बता रहा हूं वो स्वर बता रहा हूं।
ये वीडियो आपके लिए इसी का होने वाला है, स्वर किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं। तो देखिए ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, ऐसे वर्ण, फिर ध्यान दीजिएगा, अगर हम अपने बॉडी से संबंधित इसको बोलें तो ऐसी प्राणवायु जो बिना किसी अवरोध के निकलती है, जो बिना किसी अवरोध के निकलती है, बगैर किसी बाधा के निकलती है, उसे स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। फिर ध्यान दीजिए, ऐसी प्राणवायु जो हमारे मुख से बिना किसी अवरोध के निकलती है, उसे स्वर कहते हैं। और स्वतंत्र, अगर वैसे लिखित भाषा में बताया जाए तो स्वर उन्हें कहा जाता है जो स्वतंत्र अवस्था में बोले जाते हैं। कैसे? स्वतंत्र अवस्था में बोले जाते हैं, अर्थात ऐसे वर्ण जिन्हें लिखने या बोलने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिन्हें बोलने या लिखने में किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, इनको स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। इतना क्लियर हुआ। जबकि अगर आपसे पूछा जाए व्यंजन किसे कहते हैं, तो व्यंजन में तो समझिए, व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन उन्हें कहा जाता है ऐसे वर्ण जो किसी दूसरे की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे समझिए क, तो क को हम क प्लस अ, ये हलंत लगा हुआ है, तब इसे क बोल पा रहे हैं। ये क्या है? व्यंजन है। क्या है मित्र? व्यंजन है। क्योंकि ऐसे वर्ण जो किसी दूसरे की सहायता से, देखिए क दूसरे की सहायता से तो पूरा हो रहा है, इसलिए क्या है? ये व्यंजन है। क्या है मित्र? व्यंजन है। लेकिन ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र अवस्था में बोले जाते हैं, अर्थात इन्हें बोलने के लिए किसी और वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, तो ऐसे वर्णों को स्वर कहा जाता है। जबकि व्यंजन किसे कहा जाता है? व्यंजन उन वर्णों को कहा जाता है जो दूसरे की सहायता से, लिख सकते हैं, जो दूसरे की सहायता से, दूसरे वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। इतना क्लियर हुआ मित्र? इतना मैं जानता हूं आपको क्लियर हो चुका होगा। जैसे क लिखा मैंने, क को हम कंप्लीट लिखते हैं इस तरीके से, तो ऐसे लिखा जाता है। क में क्या जोड़ा है? अ जोड़ा है। अगर ख की बात की जाए तो ख नीचे हलंत लगाएंगे प्लस अ, तभी तो ये पूरा हो रहा है ख। अगर इसी तरीके से ग को देखा जाए, ग हलंत नीचे लगाएंगे प्लस अ, मतलब ये इसकी सहायता से बोला जा रहा है, अ की सहायता से बोले जा रही है। किसकी? अ की सहायता से बोले जा रहे हैं, इसलिए ये क्या है मित्र? व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है। अनुरोध है, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि स्वर के मैंने आपको भेद बता दिए। अब स्वर कितने होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, वो आपको बताऊंगा। आप इसे नोट कर लीजिए। स्वर परिभाषा जान गए आप अच्छी तरीके से। अब मैं बताऊंगा स्वरों की संख्या कितनी होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है वो आपको बताऊंगा। स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो देखिए मित्र, जो स्वर हैं इनकी जो संख्या है वो 11 है। कितनी है? 11 है। अगर पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि स्वर कितने होते हैं, संख्या में कितने होते हैं, तो आप बता सकते हैं 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो आपको बताता हूं मैं। जैसे आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, जैसे अ, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ए, इसके बीच में एक ऋषि और है, री। क्या है? री।
री, फिर छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। ध्यान दीजिए मित्र, ये आपके स्वर हैं। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये स्वर है। इसकी मात्रा चढ़ती है, इसलिए इसे स्वर में रखा जाता है। इसलिए इसे किस में रखा जाता है? ऋषि को, री को स्वर में रखा जाता है। अर्थात इनकी संख्या कितनी है? 11 है। अब आपके दिमाग में ये सवाल निकल के आ रहा होगा कि अरे नहीं नहीं सर, हमने तो छोटी अंग और बड़ी अंग को ही पढ़ा है। किसको? छोटी अंग और बड़ी अंग को ही पढ़ा है। छोटी अंग और बड़ी अंग को ही हमने स्वर में पढ़ा है, स्वर में पढ़ाया है। लेकिन मैं आपको यहां पर यह बताना चाहता हूं कि यह स्वर नहीं है। क्या नहीं है? स्वर नहीं है। ये क्या नहीं है? स्वर नहीं है। आप भी इसी तरीके से लिख लें। ये क्या नहीं है मित्र? स्वर नहीं है। ये तो स्वर नहीं है तो क्या है? ये स्वर नहीं है तो क्या है? इनको किशोरीलाल वाजपेयी जी थे। कौन थे? किशोरीलाल वाजपेयी। किशोरीलाल वाजपेयी जी ने इनको अयोगवाह कहा था। क्या कहा है? अयोगवाह। अयोगवाह। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है अयोगवाह निम्न में से कौन सा वर्ण है, तो आप बता सकते हैं कोई इनमें से एक दिया होगा, एक इनमें से दे दिया होगा और 3 आपके ये दे दिए जाए, तो बता सकते हैं अयोगवाह क्या है? अंग या अंग है। अंग या अंग है। ये क्या है? अयोगवाह है। क्या है? अयोगवाह है मित्र। क्या है ये? अयोगवाह है। इसमें आप देखेंगे, इसमें जो छोटी अंग बोलते हैं, अंग है, छोटी अंग है, इसे अन्य नाम से जाना जाता है, उसका नाम है अनुस्वर। छोटी अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वर। क्या कहा जाता है? अनुस्वर। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुस्वर किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन मित्र आए हुए हैं, अनुस्वर किसे कहते हैं, तो छोटी अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुस्वर कहा जाता है बच्चों। और जो बड़ी अंग बोलते हैं, इसे विसर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विसर्ग कहा जाता है। इतना क्लियर हुआ बच्चों? देखिए, छोटी अंग और बड़ी अंग ये स्वर नहीं है, इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किसने कहा? किशोरीलाल वाजपेयी जी ने कहा। इसमें छोटी अंग है, इसे अनुस्वर कहा जाता है, और बड़ी अंग है, इसे विसर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विसर्ग कहा जाता है। इसे आप नोट कर लीजिए। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। जो छोटा आ से छोटा आ, बड़ा आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि ऋषि, छोटी है, बड़ी है, छोटा हो, बड़ा हो, ये इनकी संख्या मित्र कितनी है? 11 है। कितनी है? 11 है। इसे आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है लिखने के आधार पर, लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? लिखने के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया था कि आप बताइए कि बच्चों लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो बता सकते हैं 11 है। कितनी है? 11 है लिखने के आधार पर। लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या, स्वरों की संख्या कितनी है, तो बता सकते हैं बच्चों 11 है। कितनी है? 11 है। यह पूछा गया है। जबकि उच्चारण के आधार पर, देखिए ध्यान दीजिए, जबकि उच्चारण के आधार पर, किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, संख्या कितनी है? 10 है। कितनी है? 10 है। ये दोनों पूछे गए मित्र।
ये दोनों पूछे गए हैं लिखने के आधार पर और उच्चारण के आधार पर। लिखने के आधार पर बता देना कि स्वरों की संख्या 11 होती है और उच्चारण के आधार पर जो स्वरों की संख्या होती है वो 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। दोनों क्वेश्चन मित्र आपसे पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इनको हमेशा मतलब अपनी कॉपी में नोट कर लें और याद कर लें। तो एक बार फिर देखिए, स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। कितनी है? 11 है। इसमें ये स्वर हैं। ऋषि को भी हम स्वर मानते हैं, जबकि छोटी अंग बड़ियों को अयोगवाह शब्द है। इसमें एक विसर्ग है और एक अनुस्वर है। अब देखिए, आपने नोट कर लिया होगा। अच्छा, आप ये कहेंगे उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 है, तो इनमें से कौन सी नहीं है? इनमें से कौन सी नहीं है? तो आप बता सकते हैं ऋषि नहीं है। कौन सी नहीं है? ऋषि नहीं है, री नहीं है। उच्चारण के आधार पर री को सम्मिलित नहीं किया जाता है। उच्चारण के आधार पर री को सम्मिलित नहीं किया जाता है, इसलिए स्वरों की संख्या 10 है। कितनी है? 10 है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैं आपको बताऊंगा स्वरों के प्रकार। स्वरों के प्रकार, मैंने उसके वर्ण के भेद बताए थे, 2 भेद हैं, लेकिन अब आपको बताऊंगा स्वरों के प्रकार। कितने प्रकार के स्वर होते हैं, ये तो मैंने संख्या बता दी आपको। अब देखिए स्वरों के प्रकार, यहां से क्वेश्चन बनता है, आया हुआ क्वेश्चन है मित्र, यहां से बनते हैं क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, स्वरों के प्रकार के प्रकार, स्वरों के प्रकार। ये मित्र क्वेश्चन बना हुआ है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि स्वर है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जो होता है, सबसे जो पहला प्रकार होता है, उसे हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर कहते हैं। इसे लघु स्वर भी कहते हैं। इसे छोटा स्वर भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसे मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। पहला प्रकार मैंने बताया आपको कि स्वरों के प्रकार में स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है जिसे हर्ष स्वर कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं, छोटा स्वर कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं, एक मात्रिक स्वर कहते हैं। एक मात्रिक से आपको एक बात क्लियर हो चुकी होगी कि ऐसे स्वर जिन पर केवल एक ही मात्रा चढ़ती है उन्हें एक मात्रिक स्वर, हर्ष स्वर, मूल स्वर, छोटा स्वर या लघु स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु स्वर भी कहते हैं। तो मित्र कौन कौन से हैं वो आपको बताता हूं। इसमें सबसे पहले छोटा आ आता है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषे ऋषि। ऋषे ऋषि। तो ये मित्र आपके 4, इन्हें हर्ष स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर्ष स्वर। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। क्या है मित्र? 4 है। ध्यान दीजिए, हर्ष स्वर कितने हैं? 4 हैं। हर्ष स्वर पूछा जाए, लघु स्वर पूछा जाए, छोटा स्वर पूछा जाए, मूल स्वर बहुत पूछा जाता है कि वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो बता सकते हैं 4 हैं। कौन कौन से हैं? छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋषे ऋषि। ये मूल स्वर है मित्र। क्या है ये? मूल स्वर है। ये क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि मूल स्वर में निम्न में से कौन शामिल नहीं है, या एकमात्रिक स्वर में कौन शामिल नहीं है। हर्ष हर्ष या लघु में स्वर में कौन शामिल नहीं है या शामिल है। तो आप इन चारों को ध्यान रखेंगे, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषे ऋषि। ये आपके मूल स्वर है। क्या है? मूल स्वर है। इतना आपको क्लियर हुआ मित्र। एक अगर समय के आधार पर बताया जाए तो ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में कम समय लगता है, अगर इनकी परिभाषा के बारे में लिखा जाए तो बता सकते हैं ऐसे वर्ण, ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में कम समय लगे,
क्या लगे? कम समय लगे। क्या लगे मित्र? कम समय लगे। ऐसे वर्ण जिनको बोलने में, ऐसे वर्ण जिनको बोलने में, ऐसे स्वर जिनको बोलने में कम समय लगे, ऐसे स्वर जिनको बोलने में कम समय लगे, उन्हें हर्ष, लघु, छोटा, मूल, एक मात्र स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, जो आपको बता दी मैंने। उसके बाद जो दूसरे प्रकार के स्वर होते हैं, दूसरे प्रकार के स्वर होते हैं, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर, लघु। अच्छा ये बता, लघु का विलोम शब्द क्या होता है? लघु का विलोम शब्द क्या होता है, आप बता सकते हैं? कमेंट्स करके बताइए। लघु का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? तब तक मैं आगे बताता हूं। छोटा का होता है बड़ा, बड़ा स्वर। और एक मात्रिक को लिख सकते हैं द्विमात्रिक, द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर। तो देखिए, मैंने आपसे पूछा लघु का विलोम शब्द क्या होता है, तो आप बता सकते हैं गुरु, गुरु। लघु का विलोम शब्द क्या होता है? गुरु होता है। तो दूसरा जो प्रकार है उसमें दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, बड़ा स्वर या द्विमात्रिक स्वर, बात एक ही है। ये किसी भी तरीके से पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं। अब देखिए, कहते किसे हैं? किन स्वरों को कहते हैं? ऐसे स्वर जिनको बोलने में, जिनको बोलने में लघु से 2 गुना समय लगता है। लघु जो स्वर होते हैं, एक मात्र स्वर होते हैं, मूल स्वर होते हैं, उन्हें ऐसे बोलने में 2 गुना समय लगता है। तो आप लिख सकते हैं हर्ष को बोलने में, हर्ष गुणा 2 गुना समय, 2 गुना समय लगता है। उन्हें क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। और एक बात और बताऊंगा, इनको जो हर्ष दीर्घ स्वर होते हैं उन्हें लघु या मूल स्वरों की सहायता से ही बोला जाता है। अब देखिए, इनकी संख्या 4 है, जबकि दीर्घ जो स्वर है इनकी संख्या कितनी है, कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले छोटा आपका यहां आ गया तो बड़ा आ बचा आपका, बड़ा आ। बड़ी ई, छोटा ऊ यहां पर आ गया तो बड़ा ऊ। फिर छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। आपको ये क्लियर हो गया आज कि जो दीर्घ स्वर होते हैं, कितने दीर्घ स्वर होते हैं, इनकी संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है? 7 है। जो दीर्घ स्वर होते हैं इनकी संख्या कितनी है? 7 है। कौन कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, एस, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ऊ। तो इनकी संख्या कितनी है? 7 है। ये पूछे जाते हैं कि दीर्घ स्वर कितने हैं? 7 हैं। द्विमात्रिक स्वर कितने हैं? 7 हैं। गुर स्वर कितने हैं? 7 हैं। कौन कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। 3 तो आपके यही हो गए, 3 तो आपके यही हो गई। उसके बाद छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। देखिए मित्र, यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, इनको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बना हुआ है। इनको क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर कहा जाता है। छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। चलो मैं इधर लिख देता हूं थोड़ा साइड से, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ, इनको चारों को सम्मिलित रूप से संयुक्त स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्र? संयुक्त स्वर कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप बता सकते हैं 4 है। कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? जो आपकी आंखों के सामने हैं, छोटी है, बड़ी है, छोटा हो, बड़ा हो। इन्हें संयुक्त स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो हर्ष या मूल स्वर हैं उनकी सहायता से बोले जाते हैं, उनकी सहायता से बोले जाते हैं, उनके द्वारा ही इनका निर्माण हुआ है, उनके द्वारा ही इनका निर्माण हुआ है।
तो देखिए एक बार मैं छोटा सा रिवीजन फिर करता हूं इसी को। स्वरों की संख्या 3 बताई थी मैंने आपको। इसमें सबसे पहले हर्ष स्वर था, दूसरा दीर्घ स्वर था। इनके असंख्य नाम थे। हर्ष स्वर है, इसे मूल स्वर भी कहा जाता है, एक मात्र स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है। छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि ऋषि की संख्या 4 होती है। हर्ष स्वर कहते किसे? ऐसे वर्ण ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में कम समय लगता है उन्हें हर्ष या मूल स्वर कहा जाता है, और जिन्हें बोलने में हर्ष से दुगना समय लगता है, मूल जो स्वर होते हैं उनसे दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 7 है। छोटा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। ठीक है, आप ये मत समझिए छोटी ए और छोटा ओ इनको हम हर्ष स्वर में सम्मिलित कर दें, ऐसा नहीं है। लेकिन जो छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ये असंख्य बार परीक्षा में पूछा गया है। अब देखिए यहां पर बताऊंगा इसमें इनका जो संयुक्त स्वर होते हैं इनका निर्माण कैसे होता है। इनका निर्माण जो मूल स्वर है उन्हीं की सहायता से हुआ है। जैसे आप देखेंगे अगर हम छोटा आ और छोटी ई को मिला दें, छोटा आ और छोटी ई को मिला दें तो आपको छोटी, ये आपकी छोटी ए बन जाएगी। क्या बन जाएगी? छोटी ए बन जाएगी। देहाती भाषा में ऐसे ही बोलते हैं ना। इतना क्लियर हुआ? संयुक्त का मतलब होता है मिश्रित। तो देखिए इसका निर्माण कैसे हुआ है। छोटा आ से और छोटी ई से मिलकर के छोटी ए का निर्माण हुआ है। किसका? छोटी ई का निर्माण हुआ है। और उसके बाद आप देखेंगे अ को और इस ए को मिला दिया जाए, अ को और इस ए को मिला दिया जाए, को मिला दिया जाए तो आपका बड़ी ए का निर्माण हो जाएगा। किसका? बड़ी ए का निर्माण हो जाएगा। ध्यान दीजिए, मैंने कहा संयुक्त क्यों है? संयुक्त इसलिए है क्योंकि इनका निर्माण दूसरों की सहायता से हुआ है। जैसे छोटा आ और छोटी को मिलाने से छोटी ए का निर्माण हुआ, और छोटा आ और ए को मिला देंगे तो बड़ी ए का निर्माण हो जाएगा। किसका? बड़ी ए का निर्माण हो जाएगा। उसी तरीके से आप देखेंगे कि यदि हम छोटा आ प्लस छोटा ऊ को मिला देते हैं, को मिला देते हैं तो छोटा ओ का निर्माण हो जाता है। किसका? छोटा ओ का निर्माण हो जाता है। यदि हम छोटा आ और छोटा ऊ को मिला देते हैं, छोटा आ और छोटा ऊ को मिला देते हैं तो किसका निर्माण होता है? छोटा ऊ का निर्माण हो जाता है। और इसी तरीके से यदि हम छोटा आ और छोटा ओ को मिला देंगे, को मिला देंगे तो बड़ा ओ का निर्माण हो जाएगा। इसलिए बच्चों इसको संयुक्त स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर कहा जाता है बच्चों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने बहुत बेसिक तरीके से समझा दिया है और इसके बारे में आगे बताऊंगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, जो तीसरा स्वर मैंने बताया था, तीसरा इसका जो भेद प्रकार है उसे कहते हैं प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर, प्लुप्त स्वर का मतलब यह होता है कि ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में दीर्घ स्वर से दोगुना समय लगता है, दीर्घ स्वर से दोगुना समय लगता है, तो ऐसे स्वरों को प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे आप बोलेंगे ओम, राधे, तो इस तरीके से जो जो स्वर निकलते हैं उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे ओम, ओम, ओम ऐसे लिखा जाता है। अगर आप लिखेंगे राधे, 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 तो जो लंबी लंबी जो प्राणवायु है उसे लंबा में खींच के ले जा रही है, तो ऐसे स्वरों क्या कहा जाता है? विलुप्त स्वर कहा जाता है। इस तरीके से राधे राधे, इस तरीके से राम रामा रामा,
इस तरीके से रामः। तो ये क्या है, प्लुप्त स्वर है, हालांकि इनका प्रयोग संस्कृति में होता है। किसमें होता है? संस्कृति में होते हैं। तो मैंने आपको स्वरों के तीनों प्रकार बता दिए, कौन कौन से हैं वो सब बता दिए, आप इसको नोट कर लें। अब मैं बताऊंगा जीव के आधार पर, जीव के आधार पर स्वरों के प्रकार। देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा जीव के आधार पर स्वरों के प्रकार, आप लोग नोट करते जाएं। मैं जानता हूं आप अगर ठीक तरीके से आप इनको करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा और एक बेहतरीन नोट्स आपका तैयार हो जाएगा, आप नोट करते जाएंगे। देखिए बच्चों, अब मैं आपको बताऊंगा जो स्वरों के जो भेद प्रकार चल रहे हैं उसमें जीव के आधार पर, किसके? जीव के आधार पर, जो आपकी जीवा होती है इसके आधार पर स्वर के प्रकार। तो स्वर के प्रकार जीव के आधार पर देखें तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के भी होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो आप देखिएगा कौन कौन से होते हैं। ये पूछा गया है मित्र, मजाक वाली चीज नहीं है, पूछा गया है। जीव के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? अग्र स्वर। कौन कौन से? अग्र स्वर। दूसरा मध्य स्वर, और तीसरा होता है पश्च स्वर। पश्च स्वर 3 प्रकार के होते हैं जीव के आधार पर। किसके आधार पर? जीव के आधार पर। जीव के आधार पर जो स्वर होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। 3 प्रकार के होते हैं। अग्र स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं वो पूछा जाता है कि अग्र स्वर में निम्न में से कौन कौन से मतलब स्वर आते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है असंख्य बार। तो आप ध्यान दीजिए, आज के आप जिस तरीके से बताऊंगा आप भूल नहीं पाएंगे। तो देखिए, अग्र जीव होती है, जीव के आगे वाले भाग से, जीव के आगे वाले भाग से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं? जीव के आगे वाले भाग से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं वो देखिए। इसके लिए एक ट्रिक है छोटी, जिस तरीके से मैंने याद किया, इसके लिए अग्रीय याद कर लीजिए। अग्रीय, अग्रीय, अग्रीय। तो देखिए मित्र, आप अग्रीय याद कर लीजिए। इसमें क्या है? ई आ रहा है। ई मतलब छोटी ई और बड़ी ई, ये दोनों ई आ रही हैं तो ये अग्र से बोली जाती हैं। और ए आ रही है, क्या आ रही है? ए आ रही है। ए आई दोनों ए आ रही है। तो अग्रभाग से जो बोले जाने वाले जो स्वर हैं उनकी संख्या कितनी है बच्चों? 4 है। कितनी है? 4 है। इसके लिए अग्रीय याद रखिए आप, अग्रीय। तो अग्रीय में छोटी ई भी है और बड़ी भी ई भी है, और ए है इसमें, तो दोनों ए हैं। तो इससे आप इस थोड़ा सा आप लॉजिक लगाएंगे, हालांकि 100% तो नहीं होता है, लेकिन आप इस तरीके से याद कर ले जाएंगे तो कुछ न कुछ एग्जाम टाइम में बच्चों आपको कुछ न कुछ तो याद आ जाएगा। तो देखिए, अग्रीय से ई है इसमें छोटी और बड़ी दोनों आती हैं। ए लिखा हुआ है तो ए छोटी है और बड़ी है, ये अग्रभाग से बोली जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीव के आधार पर जो प्रकार हैं उसमें अग्रभाग से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं या कौन सा नहीं बोला जाता। तो छोटी ई बड़ी, छोटी ए बड़ी ए, ये 4 वर्ण हैं, 4 स्वर हैं जो अग्रभाग से बोले जाते हैं जीव के आगे भाग से। अब जैसे ई आपको खुद जीव उसकी दिखाई दे रहे हो, मतलब आप खुद अनुभव करिए, आपकी जीभ आगे जाकर टकरा रही होगी जहां से ये प्राणवायु निकल रही है और ई का सिंबल प्रतीत कर रही है, जिससे आपको स्पष्ट हो रहा है कि आगे वाले भाग से बोली जा रही है। और उसके बाद जो मध्य भाग से आप देखेंगे, मध्य भाग से अ बोला जाता है। अ, केवल एक शब्द ऐसा है अ। अब बोल के देखिए अ, तो आपकी जो प्राणवायु है वो आपके जो तालव्य है उससे टकरा करके बिखर रही है और अ की वाणी उत्पन्न कर रही है। तो ये कहां से बोली जा रही है? मध्य भाग से बोला जा रहा है। कहां से बोला जा रहा है? मध्य भाग से बोला जा रहा है। उसके बाद जो शेष बचे, उसके बाद जो शेष बचे, शेष कौन कौन से बचे?
जैसे बड़ा आ, छोटी ई वहां पर हो गई, बड़ी वहां पर हो गई, छोटा ऊ वहां, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ए यहां पर हो गई, बड़ी ए यहां पर हो गई, और उसके बाद छोटा ओ और बड़ा ओ। ये 5 स्वर हैं। कितने? 5 स्वर हैं जो पश्च भाग से बोले जा रहे हैं। 5 स्वर हैं वो पश्च भाग से, जीवा के पश्च भाग से बोले जा रहे हैं। आप खुद एकांत में बैठ जाएं और आप खुद बोल के देखें, आपको खुद समझ में आने लगेगा। मित्र, पढ़ाई करने का तरीका यह होता है, आप एकांत में स्टडी करिए और खुद प्रैक्टिस करिए अपने बोल करके। आप खुद अपने आप में एक अध्यापक हो जाएंगे। तो पश्च भाग से बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ और बड़ा ओ, ये जिह्वा के पश्च भाग से बोले जाते हैं और ये सभी एग्जाम में पूछी गई है, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, जीव के आधार पर 3 भेद बताए मैंने, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र से अग्रीय याद रखिए, ई छोटी, बड़ी, छोटी है, बड़ी है। मध्य से केवल एक ही शब्द है, एक ही स्वर है, छोटा आ। और पश्च आपके 5 स्वर बोले जाते हैं, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ऊ, ये 5 बोले जाते हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। लास्ट रह गया है। अब मैं आपको बता, ये तो मैंने आपको जीव के आधार बताई, अब मुख के आधार बताऊंगा। मुख के आधार पर स्वर के प्रकार, मुख के आधार पर, किसके आधार पर? मुख के आधार पर, मुख के आधार पर स्वर के प्रकार। बच्चों ध्यान दीजिए, मुख के आधार पर स्वर के 4 भेद, 4 प्रकार के होते हैं, 4 तरह से बोले जाते हैं। कौन कौन से, वो आप ध्यान दीजिए। अनुरोध है थोड़ा सा आप लोग, यदि मेरा सेशन आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज गुजारिश है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए, 4 भेद हैं, 4 भागों में बांटा जाता है, 4 प्रकार हैं। सबसे पहले समृत स्वर, समृत स्वर। मुख के आधार पर सबसे पहला कौन सा है? समृत स्वर। ऐसे स्वर जो मुंह बंद करके बोले जाते हैं, ऐसे स्वर जो मुंह बंद करके बोले जाते हैं, उनको समृत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? समृत स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? समृत स्वर कहते हैं। फिर अर्ध समृत स्वर, दूसरे नंबर पर क्या होते हैं? अर्ध समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर। मतलब ऐसे स्वर जो आधा मुंह बंद करके बोले जाते हैं। ये मुंह बंद करके बोले जाते हैं, फिर ये आधे मुंह बंद करके बोले जाते हैं। कैसे? आधा मुंह बंद करके बोले जाते हैं, उन्हें अर्ध समृत स्वर कहते हैं। ये कौन कौन से हैं उन्हें आपको बताऊंगा मैं। फिर उसके बाद विव्रत स्वर, तीसरा है विव्रत स्वर। विव्रत स्वर, विव्रत स्वर उन स्वरों को कहा जाता है जो मतलब मुंह खोल के बोले जाते हैं, मुंह खोल के बोले जाते हैं। और फिर उसके बाद अर्ध विव्रत स्वर, अर्ध विव्रत स्वर। अर्ध विव्रत स्वर उन स्वरों को कहा जाता है बच्चों जो आधा मुंह खोल के बोले जाते हैं, आधा मुंह खोल के बोले जाते हैं। अब आप कहेंगे कि आधा मुंह यहां पर भी है, आधा मुंह यहां पर भी है। ये आधा मुंह बंद करके और ये आधा मुंह खोल करके है, अंतर इसमें इतना है। कौन कौन से है वो आप देखिए, ये पूछे जाते हैं। इसमें छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई और बड़ी ई, ये 4 हैं। क्या है मित्र? 4 हैं। ये 4 हैं जो पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाता समृत स्वर कितने हैं, तो 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। समृत स्वर कितने हैं? 4 हैं। ऐसे स्वर जो मुंह बंद करके बोले जाते हैं, जैसे ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई, बड़ी ई। तो ऐसे स्वर जिनको मुंह बंद के करके लगभग बोला जाता है, तो इन्हें समृत स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, उ उ ई उ ऊ, ई उ ऊ। उसके बाद अर्ध समृत स्वर, ऐसे स्वर जिन्हें आधा मुंह बंद करके बोला जाता है, इन्हें
आधा मुंह बंद करके बोला जाता है। जैसे छोटा ओ, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ी ए, ये अर्ध समृद्ध स्वर है। ये पूछे जाते हैं मित्र, परीक्षा में आते हैं, वैसे ही नहीं बता रहा हूं, ये सब पूछे गए हैं। अर्ध समृद्ध स्वर कौन से हैं, कौन सा वर्ण है, तो आपको बता देना चाहिए। अर्ध समृद्ध स्वर में छोटा ओ और छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ी ए। और विभ्रत स्वर, विभ्रत स्वर केवल एक ही है, जिसे बड़ा आ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बड़ा आ। ये पूछा गया है। विभ्रत स्वर क्या है? जो मुंह फाड़ के बोला जाता आ, तो ये क्या है? विभ्रत स्वर है। क्या है? विभ्रत स्वर है। और इसके बाद जो शेष बचे, उसके बाद जो शेष बचे कौन कौन से? छोटा आ, बड़ा ओ और छोटी ए, ये तीन क्या हैं? अर्ध विभ्रत स्वर हैं। क्या है? अर्ध विभ्रत स्वर हैं बच्चों। क्या है? अर्ध विभ्रत स्वर हैं। तो देखिए, छोटा आ, बड़ा ओ, छोटी ए, ये क्या है? अर्ध विभ्रत स्वर हैं। तो ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, मुख के आधार पर स्वरों के 4 प्रकार होते हैं। इसमें समृद्ध स्वर ऐसे स्वर जिन्हें मुंह बंद करके बोला जाता है, जिनकी संख्या 4 है। उ, ई, उ, ई, उ, और उसका अर्ध समृद्ध स्वर ऐसे स्वर जिन्हें आधा मुंह बंद करके बोला जाता है, जैसे ओ ए, ओ ए, छोटा ओ, बड़ी ए। और विभ्रत स्वर जिन्हें मुंह फाड़ के बोला जाता है, मुंह खोल के बोला जाता है, जैसे ओ आ, बड़ा आ। उसका अर्ध विभ्रत स्वर, अर्ध विभ्रत स्वर 3 है, छोटा आ, बड़ा ओ और छोटी ए। दोस्तों, मैंने आज आपको स्वरों के बारे में बताया, कितने भेद, कितने प्रकार हैं, इन सब के बारे में बताया। नेक्स्ट उसमें सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में मैं व्यंजन के बारे में बताऊंगा, बहुत बारीकी से बताऊंगा। मेरे सेशन पर आप बने रहिए। और यदि मेरा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट्स करिए। यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो कमेंट्स में मुझे पूछ लिया करिए। और मैं इस चैनल पर मैं टेलीग्राम भी दे दूंगा, इस पर आप जुड़ सकते हैं और कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।